नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में नक्षत्रों का जो योगदान होता है या नक्षत्रों का जो प्रभाव होता है उसी के बारे में हमारी बात चल रही है। और अभी नक्षत्रों की श्रृंखला में आज का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र काल पुरुष की 12वीं राशि अर्थात मीन राशि में आता है और मीन राशि में भी अंतिम चरणों में यह नक्षत्र आता है। और रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और रेवती नक्षत्र के देवता उषा हैं। मतांतर से रेवती नक्षत्र के वैसे तो स्वामी बुध माने जाते हैं, लेकिन प्रथम और चतुर्थ चरण के स्वामी गुरु माने जाते हैं और द्वितीय और तृतीय चरण के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। ऐसा मतांतर से है, लेकिन प्रचलित में बुध ही उनके स्वामी माने जाते हैं। रेवती नक्षत्र का मूलतः स्वभाव जो है वो बुद्धिमान है और निस्वार्थी है तथा सत्कर्म करने वाले हैं और सत्कर्म करने वालों के साथ साथ सत्य प्रिय भी हैं। और कहीं कहीं इस नक्षत्र में जातक धनवान पाया जाता है। ये नक्षत्र आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक के साथ साथ व्यावहारिक भी माना जाता है और व्यावहारिकता इसमें कुछ अधिक ही देखी जाती है, जिसकी वजह से ये इस नक्षत्र में जन्मे जातक एकदम से या सहसा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। अगर कोई बात इनसे कही जाए तो ये जब तक उस बात की जांच परख नहीं कर लेते तब तक उस बात पर विश्वास नहीं करते। रेवती नक्षत्र में बुध, गुरु, शनि इन तीनों ग्रहों के प्रभाव दिखाई देते हैं। जैसे नक्षत्रों में 4 चरण होते हैं, वैसे ही 4 चरणों में इसके चारों चरणों में अलग अलग प्रभाव दिखाई देते हैं। जैसे प्रथम और चतुर्थ चरण में अगर किसी का जन्म है तो उस जातक पर गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, और द्वितीय और तृतीय चरण में अगर जन्म है तो शनि का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। और शनि और गुरु इन दोनों के प्रभाव के और इन दोनों के गुण के अनुसार ही जातक के ऊपर उसके गुण नजर आते हैं। गुण हो या अवगुण हो या शुभ अशुभ जो भी हैं वो उस तरह नजर आते हैं। गुरु की राशि है मीन राशि, और इस वजह से गुरु का आधिपत्य इस राशि पर ज्यादा है। और गुरु का ही प्रथम और चतुर्थ चरण पर आधिपत्य होने की वजह से इस नक्षत्र पर या इस नक्षत्र के जन्मे जातक पर गुरु का कुछ विशेष ही प्रभाव दिखाई देता है। ये व्यक्ति धार्मिक भी होता है। कई बार देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति किसी आध्यात्मिक गुरु का शिष्य बनता है या गुरु के सानिध्य में उसे लगता है कि अपना जीवन गुरु के सानिध्य में ही बिताना चाहिए, जिसको कहते हैं कई बार गुरु दीक्षा लेना, या कई बार ऐसे भी जातक देखने में आते हैं कि वो संन्यास भी ले लेते हैं। मतलब गृहस्थाश्रम में आते आते और तुरंत ही वो संन्यास आश्रम की तरफ मुड़ जाते हैं या संन्यास ले लेते हैं। या अगर गृहस्थाश्रम में पदार्पण किया भी है या गृहस्थ धर्म निभा भी रहे, तब भी इनका मन हमेशा संन्यास की तरफ या अध्यात्म की तरफ या जप साधना इसकी तरफ इनका ध्यान अधिक रहता है। और जैसे इस नक्षत्र में अगर चंद्रमा है
तब तो इसका जन्म नक्षत्र रेवती हुआ। और ये मूलों में भी आता है क्योंकि ये संधि पे आया, ये नक्षत्र संधि पर आता है। 6 नक्षत्र जो कि संधि पर आते हैं वो 6 ही नक्षत्र मूलों में गिने जाते हैं। जैसे मेष और मीन, इसका जो संधि है उस संधि के ऊपर मीन के संधि के अंत में रेवती आता है और मेष के शुरू में अश्विनी आता है। इस तरह 6 नक्षत्र जो हैं वो मूलों में आते हैं और ये अंतिम नक्षत्र है रेवती जो कि मूलों में आता है। अब मान लो इसी नक्षत्र पर अगर गुरु भी है और चंद्रमा भी है, तो गुरु चंद्र का जो युति है और इस युति में उस जातक के ऊपर चंद्रमा का असर दिखाई देगा, गुरु का असर दिखाई देगा, बुध का असर भी दिखाई देगा। और प्रथम और चतुर्थ चरण में अगर गुरु है तब तो पूर्णतः ये जातक गुरु के ही आधिपत्य में दिखाई देता है। अगर द्वितीय और तृतीय चरण में मान लो गुरु है और चंद्रमा प्रथम चरण में है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का मन वो गुरु की तरफ अर्थात अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। और द्वितीय और तृतीय में अगर गुरु है और मान लो गुरु उसका कर्म स्थान के स्वामी है, तो ऐसे में उसका कर्म होगा शनि की तरह, उसका मन होगा अध्यात्म की तरफ। ऐसे में उस जातक के लिए कुछ कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो अध्यात्म की तरफ बढ़े या कर्म की तरफ बढ़े या गृहस्थ की तरफ बढ़े। कुछ असमंजस स्थिति हो जाती है ऐसे में। लेकिन अंत में उसका निर्णय जो होता है वो बहुत ही सोच विचार कर, क्योंकि बुद्धिमान है इसलिए सोच विचार करके ही वह निर्णय लेता है और अंतिम निर्णय उसका अध्यात्म की तरफ ही जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं शनि देव भी अध्यात्म के कारक हैं और इसलिए ऐसा जातक अध्यात्म की तरफ ही अधिक बढ़ता है। ऐसे जातक में निस्वार्थ बुद्धि भी देखी गई है। मतलब अगर वो किसी को मदद करेगा या किसी के लिए कुछ कार्य करेगा तो उसके मन में हमेशा निस्वार्थ भावना रहेगी। वो कार्य करते समय ये नहीं देखेगा कि मुझे इसमें मेरा क्या लाभ है या मुझे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो सिर्फ निस्वार्थ भाव से ही सेवा करता है। मान लो इसी नक्षत्र में अगर मंगल आ जाए तो अब आप इतने दिनों से जो एक नक्षत्रों का या ग्रहों का युति या ग्रहों के ऊपर प्रभाव या जातक के ऊपर प्रभाव आप देख रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मंगल अगर इस नक्षत्र में आता है और अगर मान लो प्रथम या चतुर्थ में चरण में है तो मंगल गुरु की मित्रता है। ऐसे में मंगल का प्रभाव उस जातक पर, गुरु का प्रभाव अधिक होगा और ऐसे में उसका पराक्रम बढ़ेगा। लेकिन पराक्रम किस तरफ जाएगा? अध्यात्म की तरफ, क्योंकि मंगल का जो स्वभाव है वो पराक्रम का स्वभाव है। मैं ये जो बता रही हूँ ये सारे नैसर्गिक स्वभाव बता रही हूँ। जातक के कुंडली में नैसर्गिक स्वभाव का प्रभाव क्या पड़ेगा? हाँ, जब हम पूरी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सभी ग्रहों को देखा जाता है, सभी ग्रहों का एक के ऊपर एक उनके ऊपर दृष्टि क्या है और वो किस अंश पर है, किस अंश से वो कौन से ग्रह को देख रहे हैं, वो सारा ही अध्ययन करने के बाद ही भविष्य बताया जाता है। लेकिन अभी सिर्फ एक नक्षत्र, मतलब जिस नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं उस नक्षत्र पे अगर कोई ग्रह हो तो उसका क्या प्रभाव होगा, उस जातक के ऊपर उस ग्रह का नैसर्गिक प्रभाव कैसे होगा। इसी तरह कोई भी ग्रह इस नक्षत्र पे आएगा तो उस ग्रह का स्वतंत्र स्वभाव, गुरु या शनि का स्वभाव और पूषा जो देवता है उनका स्वभाव भी, और मीन राशि का स्वभाव, ऐसे सारे मिले जुले प्रभाव जातक पर दिखाई देते हैं। 27 नक्षत्रों में सिर्फ रेवती नक्षत्र ही ऐसा है जिसमें थोड़ी उलझन ज्यादा है, क्योंकि
3 ग्रहों का आधिपत्य इस नक्षत्र पर देखा जाता है। हालांकि आंशिक है, लेकिन फिर भी ग्रहों का प्रभाव तो दिखता ही है। अब तक के 26 नक्षत्र जो है उन सभी के ऊपर किसी एक ही ग्रह का स्वामित्व है, लेकिन इस नक्षत्र पर 3 ग्रहों का स्वामित्व होने की वजह से थोड़ा इसमें उलझन है। इसका जब अध्ययन किया जाता है तो बहुत ही सोच समझकर अध्ययन करना होता है कि वास्तव में जो ग्रह इस नक्षत्र में है वो कौन से अंश पर है और कौन से अंश से वो कौन से ग्रह को देख रहा है। दोस्तों, नक्षत्रों की ये श्रृंखला आज यहाँ पर समाप्त हो रही है। 27 नक्षत्र पूरे हो गए हैं और 28वां नक्षत्र जो कि अभिजीत नक्षत्र माना जाता है, और अभिजीत नक्षत्र ये रोज ही होता है। कई बार ऐसा होता है पंचांग में हमें देखने को मिलता है कि किसी दिन अभिजीत नक्षत्र दिखाई नहीं देता, लेकिन अधिकतर होता ही है। वो दोपहर को होता है और उस नक्षत्र का देवता या स्वामी या सिर्फ ब्रह्म ही माना जाता है, क्योंकि वो अभिजीत नक्षत्र है। बाकी इन 27 नक्षत्रों के जो देवता या स्वामी और इनकी राशि जिस बारे में हमने अभी बात की, अगर किसी की कुंडली में रेवती नक्षत्र पर मान लो 1 या 1 से अधिक ग्रह है और वो सभी ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं तो कैसा प्रभाव होगा, अगर एक दूसरे के शत्रु हैं तो कैसा प्रभाव होगा, ये सारा अध्ययन स्वतंत्र कुंडली से ही हो सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और ये नक्षत्रों का जो हमारा विषय चल रहा था, अब इसके बाद आगे कौन सा विषय लेना है ये अगले वीडियो में आपको पता चलेगा ही। और प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम मेरी इच्छा है शुरू करने की, तो जो भी दर्शक कुछ अपने बारे में अगर निजी प्रश्न है तो उनसे विनंती है, उनसे अनुरोध है कि अगर निजी प्रश्न है तो वो व्हाट्सएप पर ही लिखें, लेकिन कोई जनरल प्रश्न है तो ही आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और जनरल प्रश्न को ही मैं अगले वीडियो में लेने की कोशिश करूंगी। पूरे हफ्ते भर में जितने भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को अगले वीडियो में लेने की मैं पूरा प्रयत्न करूंगी, ताकि अधिक से अधिक जनरल प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकूं। आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, और आपके सुझाव अवश्य दीजिए ताकि मैं उन सुझावों को इस पर अमल कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।